तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पिछले 3 दिनों से हर कोई इजराइल फिलिस्तीन के साथ साथ एक और नाम ले रहा है और वो है हमास। हमास है क्या? इजराइल से उसकी क्या दुश्मनी है? और ये जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि हमास के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है जिसने इस साजिश रची है, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद दूसरा कोई ऐसा कमांडर या टेररिस्ट नहीं होगा जैसा ये है। इसका नाम वैसे लोग मोहम्मद डेफ लेते हैं, DEFF। तो ये डेफ के नाम से मशहूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका एक और नाम है जिसकी वजह से ये जाना जाता है, और वो है मिस्टर गेस्ट या फिर द गेस्ट। अब ऐसा क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि ये कभी भी एक जगह पर एक रात से ज़्यादा रुकता ही नहीं है। मतलब एक दिन की भी बात नहीं है, अगर ये सुबह कहीं और है तो दोपहर कहीं और शाम कहीं और रात कहीं और, ऐसा भी होता है। और ये बरसों से उसका रूटीन है। वो एक वक्त में कुछ घंटों के लिए एक जगह पे उससे ज़्यादा रुकता ही नहीं है कभी, और वहाँ से निकल लेता है। तो मोहम्मद डेफ यही है इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड, हमास का सबसे शातिर कमांडर। ये इतना ज़्यादा इसको लेकर राज है कि पूरी दुनिया में तमाम कोशिश के बावजूद आज तक सिर्फ इसकी एक ही तस्वीर सामने आई है। ये ना लोगों से मिलता है ना बात करता है, और चूंकि इसका हुलिया ऐसा है कि अगर ज़्यादा ये मिले जुले तो लोग पहचान लेंगे। क्यों? इसका एक हाथ नहीं है, इसका एक पैर नहीं है, इसकी एक आंख नहीं है। तो जब इस हुलिया के बारे में सबको पता हो तो फिर अगर ये कहीं बीच सड़क बाजार में कहीं घूमेगा तो लोग पहचान जाएंगे। और यही वजह है कि ये द गेस्ट बनकर रहता है, बिल्कुल अपने आप को छुपा कर, लेकिन खूंखार इतना कि मोसाद की हिट लिस्ट में टॉप पर है ये। हमास के किसी एक आतंकवादी की बात करें तो ग्लोबली इसको टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, लेकिन बरसों हो गए तमाम कोशिश के बावजूद मिस्टर डेफ या द गेस्ट, इसको आज भी पकड़ा नहीं जा सका। 5 बार ऐसा हुआ कि अलग अलग एजेंसियां, मोसाद और बाकी लोगों के इसके बारे में पता चला और ये वहां तक पहुंच भी गई, हमला भी हुआ। उस हमले में मोहम्मद डेफ की बीवी और बच्चे मारे गए, लेकिन ये घायल हुआ, बच गया। फिर दूसरा हमला हुआ, उसमें भी ये बचा। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, लेकिन इन 5 हमलों में किसी हमले में इसका एक पैर चला गया, किसी हमले में एक हाथ, एक हमले में इसकी एक आंख। तो ये एक अपाहिज आतंकवादी है, लेकिन दिमाग ऐसा कि हमास में मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन के तौर पर उसको देखा जाता है। और उसकी वजह ये है कि ये अपने आप को ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा मानता है, और इसका सिर्फ एक ही कहना है कि वो इजराइल को इजराइल की धरती से हटा कर रहेगा। 7 अक्टूबर की पूरी प्लानिंग इसी मोहम्मद डेफ या द गेस्ट की थी। इससे पहले ही इसकी जो पूरी कहानी है वो ये है कि 1960 में इसका जन्म गाज़ा में ही एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ। इसके जो फादर थे वो फ़िलिस्तीनियों की लड़ाई में शामिल थे। जब ये 20 साल का हुआ तब मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था। फिर इसके बाद इसने हमास ज्वाइन किया 1996 में, और इसकी जो खूबी थी वो ये थी कि बहुत अच्छी प्लानिंग करता था। कहते हैं कि जब इसने हमास ज्वाइन किया 1996 में, और उससे ठीक 9 साल पहले हमास का जन्म हुआ था 1987 में, इसके ज्वाइन करने के बाद हमास और ज़्यादा उग्र हो गया, क्योंकि इसने ऐसी बॉम्बिंग की प्लानिंग की, इसने फिदाइन हमले किए। इसी के दौर में और इसी के दिमाग की वजह से एक इसराइल पर हमला हुआ था जिसमें 50 लोग एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे, और उसके बाद ही इसका पहली बार नाम आया था, मोहम्मद डेफ। तो एक जितने भी हमास ने इसराइल पर बमबारी की या बम या फिर फिदाइन अटैक, ह्यूमन बॉम्ब, उन सब की साजिश इसी ने रची। और कहते हैं कि ये बॉम्ब बनाने में भी बहुत माहिर। गाज़ा की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ाई की, और कहते हैं वहाँ कुछ दिन पढ़ाया भी,
और फिर जब हमास से जुड़ा और इसका कद बढ़ता गया तो फिर धीरे धीरे इसने अपने आप को छुपा लिया। ये लोगों से मिलता जुलता नहीं है, लोगों से बात नहीं करता है और कहीं भी एक दिन में 3-3 बार ठिकाने बदलता है। दुनिया की कई एजेंसियां इसके पीछे हैं लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आता है। इसके सर पर इनाम है और अब इसका नाम फिर से सुर्खियों में आया क्योंकि 7 अक्टूबर को इसने हमला किया। 2021 में इसने पहली बार एक ऑडियो मैसेज जारी किया था इजराइल के खिलाफ कि तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, और अब 7 अक्टूबर के हमले के बाद भी इसने एक ऑडियो जारी किया और उसने कहा ये बदला है वेस्ट बैंक और बाकी जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा किया उसका, और इस तरह के हमले अभी और होते रहेंगे। तो इस हमले के बाद जाहिर है अब मोसाद और बाकी एजेंसियां द गेस्ट के पीछे होंगी, लेकिन द गेस्ट आज भी एक छलावा बना हुआ है। बरसों से हाथ नहीं आया, 5 मौके आए लेकिन वो बच गया। हाथ पैर आंखें गंवा कर भी आज जिंदा है और जब तक ये हाथ नहीं आता इजराइल से खतरा टलता नहीं है। तो द डेफ ये नाम आया इस साजिश के पीछे, लेकिन द डेफ जिस हमास ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जिस संस्था के लिए, वो हमास क्या है? फ़िलिस्तीन और इजराइल की बहुत लंबी जंग है। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, उसके बाद से ही जब तब लड़ाइयाँ होती रही हैं। बाद में धीरे धीरे एक फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था PLO, जिसके नेता थे यासिर अराफात। भारत के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो PLO के थ्रू एक मूवमेंट चल रहा था और उस वक्त सारी बातचीत होती थी, लेकिन यासिर अराफात बाद में धीरे धीरे चाहते थे कि शांति से इसका हल निकले, और इसी शांति से हल निकालने के लिए फिर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे और अमेरिकी प्रेसिडेंट, इन्होंने हस्तक्षेप किया। दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद एक समझौता हुआ जिसको ओस्लो एग्रीमेंट कहते हैं 1993 में। पहले तो यासिर अराफात यही चाहते थे कि इजराइल पूरी फ़िलिस्तीन की ज़मीन को खाली कर दे, लेकिन धीरे धीरे इस मूवमेंट के बाद उन्हें पता चला, जिस तरह से इजराइल को दुनिया ने मान्यता दे दी, कि ऐसा शायद मुमकिन अब है नहीं। एक बार इजराइल ने अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर दिया तो अब ये होगा नहीं, तो अब क्या? तो यासिर अराफात को लगा था कि फ़िलिस्तीन के लोग शांति से जिए, इसलिए ओस्लो एग्रीमेंट अमेरिका की पहल पर एक समझौता हुआ। उस समझौते की ख़ास बात ये थी, 2 सबसे बड़ी चीज़ थी। एक ये थी कि फ़िलिस्तीन ने पहली बार इसी 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट के तहत इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। 93 से पहले इजराइल को मान्यता फ़िलिस्तीन ने कभी नहीं दी, जबकि बना 48 में था। दूसरा जो समझौता हुआ ये था कि गाज़ा और वेस्ट बैंक, वही गाज़ा जो आजकल गर्म है, यहाँ पर फ़िलिस्तीन की अपनी इंटरनल गवर्नमेंट होगी। पहली बार इजराइल ने भी कहा कि चलो आप अपनी सरकार बनाओ, और वो एक PA नाम दिया गया था, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी, मतलब वही अपना सब कुछ चलाएंगे वेस्ट बैंक और गाज़ा में। हालांकि बाद में वेस्ट बैंक पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो ये समझौता हुआ, लेकिन 1993 में हुए इस समझौते का फ़िलिस्तीन के अंदर ही बहुत विरोध शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि शायद यासिर अराफात अब दब गए हैं, झुक गए हैं, और इजराइल को उन्होंने मान्यता दे दी है। तो एक तबका उनके सपोर्ट में था, एक तबका विरोध में था, और जो विरोध में था उनमें से एक हमास था। 1987 में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं था, उधर यासिर अराफात लड़ रहे थे, लेकिन वो एक तरह से नरम दल हो चुके थे। तो गर्म दल के तौर पर 1987 में हमास का जन्म हुआ। अब हमास है क्या? हरकतुल मुकावामा अल इस्लामिया, यानी कि HAMAS। तो हरकतुल मुकावामा अल इस्लामिया, ये है हमास का फुल फॉर्म। अगर इसको शॉर्ट में कहें तो इसका मकसद, जो उनका टारगेट और लक्ष्य था, वो ये है कि इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। इस हमास का गठन हुआ। अब मकसद क्या? दिसंबर 1987 में इसका गठन हुआ था। वो तमाम लोग जो इजराइल को फ़िलिस्तीन की धरती से बाहर खदेड़ना चाहते थे, वो हमास के साथ जुड़े, लेकिन ये बल के जरिए, ताकत के जरिए इजराइल को पछाड़ना चाहते थे। धीरे धीरे हमास, जब यासिर अराफात का समझौता हुआ, तो सबसे मुखर विरोधी हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम इजराइल को अपनी धरती नहीं देंगे। तो हमास यासिर अराफात के ख़िलाफ़
यासिर अरफात के खिलाफ ही अब उसने एक तरह से लड़ाई भी शुरू कर दी। अब इधर एक खबर ये भी है, बल्कि खबर की एक पूरी रिपोर्ट है। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन होते हैं उनको कोई ना कोई एक देश पैदा करता है, चाहे वो अलकायदा, ओसामा बिन लादेन। ये वही ओसामा बिन लादेन है, जब रूस का अफगानिस्तान पे कब्जा था तो अमेरिका ने ओसामा को पुश किया, हथियार दिए कि तुम जाओ, ताकि, क्योंकि अमेरिका और रूस की दुश्मनी थी। ओसामा पहुंच गया अफगानिस्तान इस्लाम के नाम पर, रूस फिर निकल गया। लेकिन रूस निकल गया तो फिर एक बार हथियार हाथ में आ चुका था, अमेरिकन हथियार थे। अब ओसामा अमेरिका के खिलाफ हो गया कि तुम एंटी इस्लामी हो और यहाँ पे तो अब इस्लामिक हुकूमत चलेगी, और वो उसके बाद तालिबान का जन्म हो चुका था। तो ओसामा और अलकायदा को एक तरह से पैदा करने वाला अमेरिका था। ISIS आ जाइए। जब सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था, तो सीरिया में जब गृह युद्ध चल रहा था तो वहाँ भी रशिया पहुँच गया। वो जो असद अल बशर सीरिया के राष्ट्रपति थे, पुतिन साहब के दोस्त, तो सीरिया में जो गृह युद्ध छिड़ा, जो दूसरी पार्टी थी उसके खिलाफ रूस ने सीरिया की मदद कर दी। अब ऐसे में अमेरिका ने कहा कि यहाँ पे भी किसी को तैयार करते हैं। तब उसने बगदादी को तैयार किया और बगदादी को उसने हथियार दिए, बाकायदा ट्रेनिंग दी और कहा कि तुम जाओ, तुम सीरिया में लड़ाई करो। और इस तरह से बगदादी का जन्म हुआ। इसके पीछे भी अमेरिका था। ऐसे ना मालूम कितने हैं जिसको अमेरिका ने जन्म दिया, बाद में वही लोग उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि कहते हैं कि एक बार किसी के हाथ में हथियार आ जाए तो वापस लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एक दौर था जब PLO के खिलाफ हमास हुआ तो इजराइल ने ही हमास का सपोर्ट किया था। मोसाद उस वक्त हमास का सपोर्ट कर रहा था, उनको हथियार भी दे रहा था कि चलो तुम क्योंकि 93 से पहले समझौता नहीं हुआ था। और यासिर अरफात एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़े लीडर जिनकी वर्ल्ड में एक तरह से इज्जत थी। तो इजराइल को ये लगता था कि कहीं यासिर अरफात के चक्कर में दुनिया दबाव में आकर इजराइल पे ही कुछ गलत फैसला न ले ले। तब उसने कहा कि हमास नया संगठन, उसने कहा तुम यासिर अरफात को कमज़ोर करो। तो एक तरह से एक वक्त ऐसा था जब इजराइल हमास की मदद कर रहा था। लेकिन फिर ये समझौता हुआ और 2004 में यासिर अरफात की मौत हो गई। अब जब यासिर अरफात की मौत हो गई तो उनकी मौत के बाद अब PLO में कोई ऐसा बहुत बड़ा चेहरा बचा नहीं था जो फ़लस्तीन को आगे ले जा सके। हालांकि मौत के बाद यासिर अरफात के एक दूसरे जो उनके बनाए गए महमूद अब्बास, लेकिन वो कद काठी, वो ताकत, वो एक्सेप्टेंस नहीं था उनका जो यासिर अरफात का था। 2004 की बात है ये। और बस यहीं पे हमास को मौका मिल गया, क्योंकि अब तक उसे लगता था यासिर अरफात, फ़लस्तीन की जनता एक बहुत बड़ा तबका यासिर अरफात को मानती थी। अब यासिर अरफात इस दुनिया में नहीं, बाकी कोई चेहरा नहीं। हमास ने क्या किया, अब धीरे धीरे वो इजराइल के ख़िलाफ़ हमले बोलने लगा। पहले फ़लस्तीनी पत्थरों से लड़ते थे इजराइल से, हमास ने अब हथियारों का सहारा लेना शुरू किया। वो बॉम्ब लेता, इसकी मदद ईरान करता। धीरे धीरे उसके कई हज़ार लड़ाके तैयार हो गए, जैसे मोहम्मद डेफ या द गेस्ट तौर पर। और इनका मकसद ये था कि इजराइल से एक एक इंच ज़मीन वापस लेना। तो बाहर से इनको बहुत सारे देश ने मदद करना शुरू किया और हमास ने इसके बाद एक एक कर, हमास का असल में जो एक तरह से जब इनका मतलब वहाँ पे पॉपुलैरिटी हुई 1993 में, एक इसी फ़लस्तीन के अंदर कुछ लोग फ़लस्तीनी जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के ख़िलाफ़ और यरूशलेम में। तो जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पर इजरायली सैनिक आ गए और उन्होंने गोली चला दी। जब गोली चलाई तो 4 फ़लस्तीनी मारे गए इस इंसिडेंट से, क्योंकि आमतौर पर पत्थरों का मुकाबला पत्थरों से हो जाता है, पर ये पहली बार था जब उकसाया तो गोली चली, 4 फ़लस्तीनी की मौत हो गई। इस इंसिडेंट को फ़लस्तीन ने उठा लिया और इसके बाद फिर फ़लस्तीन ने एक आंदोलन शुरू कर दिया और वो आंदोलन जो था उसका नाम रखा था इंतिफादा। इंतिफादा मतलब कि एक बहुत बड़ा मुहिम जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। तो पहले इन्होंने इंतिफादा मुहिम चलाई, उसमें बहुत सारे नौजवान जुड़ते गए, सब एंटी इजरायली थे ही थे, जो कि काम ही वही था। तो इस इंतिफादा आंदोलन से हमास की एक पैड बनी, एक पहचान बनी। और उसके बाद अब लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि एक तरफ
ये वो दौर था जब यासिर अराफात अब वायलेंस या हिंसा से दूर एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहते थे, और हमास जैसे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, आर पार की लड़ाई हो। तो यासिर अराफात धीरे धीरे बदल रहे थे और हमास धीरे धीरे अपना तेवर बढ़ा रहा था। उसका तो उसने बमबारी शुरू कर दी, हमला शुरू कर दिया इजरायली सैनिकों पर, इजरायली नागरिकों पर। तो जो नौजवान पीढ़ी थी वो हमास की तरफ झुकती चली गई। धीरे धीरे ये होने लगा। 2006 में, अब चूंकि वो जो समझौता हुआ था 1993 ओस्लो एग्रीमेंट कि वेस्ट बैंक और गाज़ा में अब पीए होगा, यानी कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी, फ़लस्तीन की अपनी सरकार। तो अभी तक पीएलओ चला रही थी फ़िलिस्तीन में सरकार, यासिर अराफात, पीएलओ उनकी पार्टी थी, लेकिन उनकी मौत 2004 में हो गई। 2006 में चुनाव हुआ फ़लस्तीन में, इसी गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक लेकर। तब तक हमास अपने इस उग्र रूप की वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था कि गाज़ा में वो जीत गया, और गाज़ा में अब वो एक तरह से पावर में आ गया। 2006 की बात है ये, आज 2023 है। उसके बाद से आज तक हमास गाज़ा में एक तरह से हुकूमत कर रहा है। चुनाव फिर कभी नहीं हुए, चुनाव होते ही नहीं है। अब यहाँ ये हुआ कि जो फ़िलस्तीनी अथॉरिटी दी गई थी कि चुनाव होगा और उसके ऊपर एक इंटरनेशनल जो भी देश और बाकी है वो नज़र रखेंगे, क्योंकि सारे फंड वन भी देंगे, तब चुनाव हुआ नहीं। अब जब चुनाव होता है तो इजराइल सीधे सीधे ये कह देता है कि हम इस चुनाव को मान्यता नहीं देंगे, इसलिए कि इसमें एक पार्टी हमास है, और हमास को इजराइल ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। बाद में अमेरिका ने भी कर दिया। ईरान और कुछ देशों को छोड़कर ज़्यादातर पश्चिमी मुल्क जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्री, उन सब ने हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर रखा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कुछ जो पड़ोसी मुस्लिम देश हैं उन्होंने उसको एक आंदोलनकारी संगठन के तौर पर देखते हैं। तो अब इजराइल ने कहा कि ये चुनाव तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमास एक आतंकवादी ग्रुप है। इस चक्कर में न चुनाव हुआ न हो रहा है, और पिछले मतलब करीब 2006 से लेकर आज तक 17 साल हो गए, हमास की ही हुकूमत है गाज़ा पट्टी पर, और वो उसी गाज़ा से रहकर लगातार ईरान और दूसरे संगठनों की मदद से इजराइल पर हमले कर रहा है। अब ये गाज़ा जहाँ से ये हमले हो रहे, और हमेशा गाज़ा से ही होता है, चाहे वो पथराव हो, चाहे रॉकेट हो, सारी चीज़ें, और जहाँ पे हमास की हुकूमत है। अब उस कमाल की बात है, कल मैंने आपको 35 एकड़ ज़मीन के बारे में बताया था। अब इस गाज़ा की भी असलियत आप देखिए कि ये जो गाज़ा पट्टी है, ये जो घिरा हुआ है ना एक इलाका, एक तरफ इसके समंदर है, एक तरफ इसके मिस्र है, और बीच में 41 किलोमीटर यानी कि 25 मील, एक लंबी 25 मील के दायरे में एक धरती है, ज़मीन है, ज़मीन का एक टुकड़ा है। वो 35 किलोमीटर था, ये 25 मील है, और 25 मील लंबा है ये, मतलब लंबी ज़मीन है, और 10 किलोमीटर चौड़ी ज़मीन है, एरिया है। तो 25 मील लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े इस ज़मीन के टुकड़े पर गाज़ा पट्टी बसा हुआ है। और इस गाज़ा पट्टी दुनिया में कहते हैं जो कोई किसी कम इलाके में सबसे ज़्यादा जहाँ आबादी गिने चुने में से एक ये भी आता है, क्योंकि सिर्फ 25 मील की इस धरती पर 23 लाख लोग रहते हैं। मतलब 25 मील की गाज़ा पट्टी एक छोटा सा टुकड़ा है, और उस पर 23 लाख की आबादी है। तो बहुत ही घनी आबादी वाला ये गाज़ा पट्टी है। अब इसके जो है बॉर्डर समंदर से जो लगता है और एरियल, उसकी सिक्योरिटी इजराइल करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब फ़लस्तीन की अपनी कोई फ़ौज नहीं है और कोई उनको अपनी एयरफोर्स भी नहीं है। और एक तरफ इससे मिस्र का बॉर्डर लगता है, तो उधर से मिस्र भी इसकी निगहबानी करती है। तो और संयुक्त राष्ट्र जो है उसका ये कहना है कि ये जो गाज़ा पट्टी में लोग रहते हैं, चूँकि ये बढ़िया ही विवादित जगह है, तो इसमें 23 लाख जो लोग रहते हैं, इसमें से 80% आबादी जो इंटरनेशनल अलग अलग संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, दवा हो, ये सारी चीज़ें। अभी भी इस जंग के बाद इजराइल ने सारी चीज़ें रोक दी, पानी, इसके अलावा लाइट, गैस, तेल। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इंटरनेशनल एजेंसियां, रेड क्रॉस या फिर यूएन, ये लोग आते हैं। तो 80% आबादी गाज़ा की जो है वो इंटरनेशनल जो मदद मिलती है, सहायता, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं।
कई हज़ार लड़ाके हैं हमास के, और इनके जो मेन हैं वो इधर उधर गाज़ा के बाहर से रहकर भी ऑपरेट करते हैं। कुछ मिस्र में हैं, कुछ काहिरा में हैं। ईरान खुलकर इनका सपोर्ट करता है। तो इस वक्त सबसे, अब चूँकि खुलासा हुआ है, ऑडियो मैसेज आ गया, तो मोसाद की टीम को तलाश है मोहम्मद डेफ या द गेस्ट की, क्योंकि असली मास्टरमाइंड इस हमले का वही था। तो आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, कहानी ख़त्म करूँ आज उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ बताऊँ। आज कहानी सुनाते सुनाते आपने ये देखा होगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर, तो हमारे एक क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, मुरादाबाद में रहती हैं, दोनों भाई बहन, एक सिद्रा हुसैन और दूसरे सोहान हुसैन। तो आज मैं ऑफिस में था, एक हमारे कुरियर वाले आए, उन्होंने एक पैकेट दिया, तो उसमें ये मैग्नीफाइंग ग्लास, और उनकी ये गुजारिश थी कि उसको आप ज़रूर अपने स्टूडियो में रखें। इसके अलावा एक और मैग्नीफाइंग ग्लास और एक और भी चीज़ है, लेकिन आज मैंने स्पेशली कहा, लेकिन हाँ प्लीज़, ये पहली और आखिरी बार है, दोबारा इतना महंगा गिफ्ट ना भेजें। आप लोगों का प्यार ही बहुत है। लेकिन थैंक यू सो मच सिद्रा और सुहान, आप दोनों का इस खूबसूरत तोहफे के लिए, और मुझे लगता है बहुत महंगा और कीमती भी है, तो थैंक यू। लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। आज जसलीन कौर, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जसलीन। और ये दलजीत कौर, इसके अलावा दलवीर कुमार जी और अरमान ने भेजा है। वर्षा और रुद्रा रतन सिंह, तो वर्षा और रुद्रा रतन सिंह दोनों माँ बेटे हैं, और कमाल ये कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, आज ही है। तो आप दोनों को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और ये भेजा है विजय रतन सिंह चौहान जी ने। साथ ही आज प्रमिला, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रमिला जी। और ये राहुल की वाइफ हैं दीप विठलानी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीप विठलानी जी। और ये भेजा है प्रियंका विठलानी जी ने, प्रियंका जी के हस्बैंड है दीप। मोनिका त्यागी जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोनिका जी, और आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। अनमोल त्यागी ने भेजा, उनकी मम्मी हैं। पूजा सिंह गौड़, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये सुजीत सिंह गौड़ की बिटियां हैं। साहिब सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साहिब जी। और ये मनप्रीत कौर जी ने भेजा है। इसके अलावा पंकज शर्मा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पंकज। साथ ही आज प्रतीक्षा शुक्ला, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतीक्षा जी। और ये चंद्र शुक्ला जी ने भेजा है, चंदन शुक्ला जी ने, माफ़ी। स्टेला डुंगडुंग, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्टेला। और भेजा है अमित जी ने, उनकी वाइफ हैं स्टेला। साथ ही श्रुति सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, और हैप्पी बर्थडे श्रुति। ये वैसे अभी बेंगलोर में जॉब कर रही हैं, लेकिन रहने वाली बिहार की हैं, और पक्का श्रुति तुमसे ज़रूर दिल्ली में मुलाकात होगी। साथ ही छोटू कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे छोटू। और ये भेजा है पप्पू, सोनू, अमृता और धीरज ने। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।